नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जब कोरोना काल में हम सभी की दिनचर्या लगभग अस्त व्यस्त हो चली है, तो ऐसे में हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है, लेकर रंग समागम 2020। इस रंग समागम के माध्यम से वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कला जगत की उन तमाम विभूतियों के साथ जिन्होंने कला जगत में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है, एक मानक स्थापित किया है। इसी कड़ी में हमारे आज के जो मेहमान हैं वो भूतपूर्व छात्र हैं बीएनए के और साथ ही टेलीविजन के बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री विजय सैनी जी की। नमस्कार सर, भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत तृप्ति जी। और मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारी संस्था, हमारी भारतेंदु नाट्य अकादमी, जहाँ हमने पढ़ा और हमने पढ़ाई की, आज वो इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आपको भी और हमारी संस्था के संस्थापक और सारे लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद सर। आशा करते हैं कि इस कोरोना काल में आप और आपका परिवार सकुशल एवं स्वस्थ होगा। बिल्कुल, सब लोग स्वस्थ हैं। मैं तो मुंबई में पूरा कोरोना काल में था, लॉकडाउन में, और जुलाई से मैं घर गया और वहाँ पे कुछ दिन रहा। अभी इस समय प्रेजेंट में मैं गुड़गांव में हूँ, तो एक वेब सीरीज कर रहा हूँ। तो बस सब लोग स्वस्थ हैं और मैं चाहता हूँ कि सब लोग स्वस्थ हो, मैं भी स्वस्थ हूँ, सब लोग स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। सर, शुरुआत करते हैं आज के साक्षात्कार की। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि आपका बचपन कहाँ बीता, क्या शौक रहे और रंगमंच से कब और किस तरह जुड़ाव हुआ? मेरा जन्म आजमगढ़ जिले के एक टाउन एरिया है, वो छोटा सा कस्बा है, उसमें मैं महाराजगंज जिसका नाम है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरी पढ़ाई लिखाई भी वहीं पे हुई, इंटर कॉलेज तक मैं वहीं पे पढ़ा। लेकिन मुझे एक घटना याद आती है कि जब मैं बचपन में, एक हमारे भाई साहब हैं राधे श्याम सैनी, उन्होंने सैनी मांडेसरी स्कूल खोला था, तो उन्होंने बोला कि यार विजय, एक रोल करोगे क्या? मैंने कहता था मुझे भैया रोल का कुछ पता नहीं है। तो बोले नहीं, रोल क्या होता है, थिएटर क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने बोला कि मैं स्कूल में एक नाटक कर रहा हूँ जिसका नाम है 420, तो उसमें तो उसमें तुम डाकू 420 का रोल करो। मैंने कहा भैया मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं। बोले करो, देखता हूँ। तो मैंने किया। जब किया तो लोगों ने बहुत तारीफ किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन वो घटना आई गई होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैं 12th तक जब मैं अपने महाराजगंज में पढ़ाई किया इंटर कॉलेज में, इसके बाद मुझे लगा कि अब चूंकि हमारा एक पैतृक व्यवसाय भी था, हम लोग करते थे, हमारे पिताजी, हम लोग सब लोग मिलके। तो जब मेरा छोटा भाई थोड़ा बड़ा हो गया तो ये हुआ कि अब कुछ पढ़ने के लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो जब मैं इलाहाबाद पढ़ने गया यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे मुझे लगा ना कि कुछ अलग करना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी करनी चाहिए। तो मैं वहां पे गया, कई लोगों से मिला जुला, तो मैंने देखा कि यार वहां पे लोग मतलब 35 साल 40 साल के लोग तैयारी कर रहे हैं आईएएस की। तो मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ मुझे अलग करना है। अलग क्या करना मुझे कुछ पता नहीं। फिर किसी एक दोस्त ने बोला कि थिएटर करोगे? मैंने कहा मुझे थिएटर के बारे में तो कुछ नहीं पता। बोला नहीं, मैं बताता हूँ, चलो एक ग्रुप के साथ। तो उस समय एक ब्रिज कुमार मित्तल सर थे जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे और अपने घर पे वो थिएटर करते थे। हम सब लोग गए, तो मुझे पहली बार इतना अच्छा लगा। थिएटर में 10-20 लोग होते हैं, रीडिंग कर रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, तो मुझे लगा यार कुछ तो अलग है, कुछ करना चाहिए। तो उनके साथ मैंने एक प्ले किया जिसका नाम था चाणक्य। क्योंकि मैंने बीए में एडमिशन ले लिया था यूनिवर्सिटी में, तो बीए के साथ साथ मैं थिएटर भी करता था। फिर इसके बाद वहां पे अनिल रंजन भौमिक दादा का एक संस्था था जिसका नाम था समानांतर। वो बहुत एक्टिव, बहुत अच्छे से काम करते थे। भौमिक दादा बैंक में भी नौकरी करते थे और सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक प्ले भी करते थे। तो मैं उनसे गया मिलने। तो उस समय वो नुक्कड़ नाटक करते थे, तो उनके साथ मैं नुक्कड़ नाटक में ज्वाइन किया। तो उनको लगा कि नहीं, ये बंदा सीरियस है, थोड़ा अच्छा काम करेगा। फिर बोले विजय तुम प्ले में काम करो। तो मैं उनके यहाँ प्ले में लग गया। और ये भी था कि अपने ऊपर किसी का हाथ नहीं था, तो बहुत मेहनत करता था मैं।
मुझे याद है कि सीनेट हॉल में हम लोग रिहर्सल करते थे, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात, कुछ भी हो। सुबह 7 बजे 6 बजे मैं पहुंच जाता था उस सीनेट हॉल की सफाई करके और पूरा सब कुछ करके रेडी करके, जैसे दादा आते थे तो हम लोग रिहर्सल वर्कशॉप करते थे। दादा बहुत अच्छे मन से सिखाते थे। फिर मैं चाय वो पिलाने लगा, मतलब एक छोटे से होता है ना, शुरुआत करते थे, वहां से मैं शुरुआत किया। फिर मैंने वहां कई सालों तक दादा के साथ काम किया, मेरा साथ में बीए भी चलता रहा। कई प्ले भी किया, मंथन किया, पांचाली किया, कई प्ले किया, मुझे थोड़ा कुछ कुछ याद आ रहा। इसके बाद ये हुआ कि अब मेरा बीए भी पूरा हो गया, अब क्या करें। साथ साथ में ये था ना कि मुझे ना श में बहुत अंतर महसूस नहीं होता था। तो जहां अच्छा। जाते थे लोग टोकते थे, अरे यार तुम को हिंदी नहीं आती थी। तो पहली बार मुझे लगा कि भाई मैं तो सही बोल रहा हूँ। फिर वहां पे भौमिक दादा ने बोला कि एक विजय बोस दादा है, उनके यहाँ कुछ ना तुम सीख लो। मुझे लगा चलो, तो वहां मैं जाके उच्चारण सीखता था, क्योंकि आकाशवाणी का भी मेरा था कि कुछ अगर आकाशवाणी में हो गया तो अच्छी बात है। वहां सीखा, लेकिन आकाशवाणी में नहीं हुआ। अब बीए मेरा कंप्लीट हो गया, अब क्या करूं। तो पता चला भारतेंदु नाट्य अकेडमी के बारे में। किसी ने बोला कि भाई भारतेंदु नाट्य अकेडमी है, वहां 2 साल का डिप्लोमा होता है, एक्टिंग कोर्स होता है, तुम वो ज्वाइन कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो फॉर्म वॉर्म भरा और वहां गया एडमिशन के लिए, जो अपना इंटरव्यू होता है, रिटर्न होता है। तो बहुत टफ लगा मुझे। तो उसमें कई लोग बैठे हुए थे और मतलब होता है ना कि मैं चेहरे से कहीं एक्टर एक्टर लगता नहीं। तो लेकिन फिर भी एक शौक था, मैंने कहा चलो करते हैं। फिर मैं प्रोफेशनली बीएनए में मेरा एडमिशन हो गया। और मैं एडमिशन के साथ साथ वहाँ बीएनए में पढ़ाई किया। अच्छे हमारे गुरु लोग थे, चित्रा मैम थी, जुगल सर थे, ललित पोखरिया सर थे, दादा थे वो भी, और अपने अरुण सर थे। और भी कई गेस्ट, बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट आते थे, हम लोग को वहां सिखाते थे। लेकिन पढ़ाई बहुत होती थी। तो मुझे लगा जो हम लोग फ्री होके काम करते थे ना, जैसे इलाहाबाद में हमने नाटक किया, गए और कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, अपना प्ले पढ़े और किए, तो वहां पढ़ाई भी करनी पड़ी। मुझे लगा यार ये तो बहुत कठिन है। खैर, धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, अगर इस लाइन में, इस फील्ड में कुछ करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हमने साथ साथ पढ़ाई भी किया, प्ले भी किया। और मुझे एक याद है कि बहुत अच्छा प्ले, क्योंकि मैं वही बोलता हूँ कि चेहरे से मैं बहुत अच्छा एक्टर उक्टर नहीं लगता था। तो मेरी कास्टिंग भी छोटे मोटे रोल में होती थी बीएनए में। 99 में मेरा एडमिशन हुआ। और इसके बाद उसी समय मेरी शादी भी हो गई। 98 टू 2000 वाले बैच में हुआ था मेरा। तो 99 में मेरी शादी भी हो गई। तो शादी के साथ साथ वो एक जो फैमिली का जो एक प्रेशर होता है वो भी था। फिर जब शायद 2000 के आसपास, 99 के लास्ट और 2000 में हमने एक प्ले बहुत अच्छा किया था, जिसका नाम था वीर अभिमन्यु। तो मैंने उसमें पहली बार एक मेन रोल किया था, वीर अभिमन्यु का। तो सबने देखा और मुझे याद है कि जुगल सर ने बोला था कि यार हम तुमको कुछ और समझते थे और तुम तो कुछ और निकले, बहुत अच्छा गजब। काम किया। हाँ, सबने बहुत अच्छी तारीफ किया मेरी। जी। तो मुझे जी। भी लगा कि नहीं यार, गुड, करते। सर, बीएनए के दौरान आपने कौन कौन से नाटक किए, कौन से नाटकों से आपकी खास यादें जुड़ी हैं और किन निर्देशकों के साथ काम किया जिनका अनुभव आज भी आपके काम आ रहा है? बिल्कुल, वहां तो हमने कई प्ले किया, जुगल सर के डायरेक्शन में भी किया, अरुण सर के डायरेक्शन में किया, चित्रा मैम के भी डायरेक्शन में किया। और एक माधवी प्ले मुझे याद है, उर्मिल उर्मिल थपलियार सर के साथ हमने किया। और जो मैंने वीर अभिमन्यु के बारे में बताया, अवस्थी सर के डायरेक्शन में किया, जिसमें मैंने वीर अभिमन्यु का रोल किया था, लोगों ने बहुत तारीफ किया था। तो कई प्ले किए, बड़ा अच्छा अनुभव था, बहुत अच्छा लगा भी। इसके बाद जब आप मुंबई पहुंच गए, तो वहां पर किस तरह से सफर की शुरुआत हुई, किस तरह से आपका स्ट्रगल शुरू हुआ, काम कैसे मिला, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल। अब 2000 में मैं पास आउट हो गया। अब ये हुआ कि घर गया तो हमने मम्मी पापा से बोला कि भाई हमें मुंबई जाना है। पिताजी थोड़ा सा, हम बड़े थे तो बोले यार मुंबई मत जाओ, यहीं कुछ करो। मैंने कहा नहीं, मुंबई जाऊंगा। बोले ठीक है, तुम्हारा मन है तो जाओ। फिर हम 2001 में जनवरी में मुंबई आए एक्टर बनने के लिए। वहां पे जब पहली बार मुंबई आए तो स्टेशन में इतनी भीड़। हाँ, ये था मेरे लिए कि मेरे एक बुआ का लड़का था अशोक, उसके यहाँ मुझे रहने की व्यवस्था हो गई थी। चाली में रहता था, छोटी सी चाल थी, उसमें रहने की व्यवस्था हो गई थी। तो मैं उसके पास गया। अब वहां पे बड़ी मुश्किल की, एक छोटी सी चाल में हम 2-3 लोग रहते थे। और हम जब लैट्रिन जाते तो लंबी लाइन लगती थी, उसकी भी स्थिति। तो वो सब जो अनुभव रहा बहुत जी। अच्छा रहा। इसके जी। बाद मैं, हाँ, एक्टिंग के लिए ऑडिशन देने गया पहली बार। तो जब मैं ऑडिशन किसी कंपनी का, मुझे याद नहीं, कंपनी का ऑडिशन देने गया तो बहुत लंबी लाइन लगी थी और एक से हट्टे कट्टे लोग।
मैंने कहा अब क्या? तो बोले ऑडिशन दो, कुछ होगा देखते। तो वहां पे मुझे भी लगा कि यार ठीक है, ऑडिशन तो दिया हमने एक दो जगह, लेकिन सच बोलूं तो कहीं एक्टिंग में बहुत ज्यादा काम नहीं मिला। क्योंकि मेरी शादी भी हो चुकी थी। शादी के बाद ये हुआ कि हम लोग, मतलब मुझे याद है कि हमारा बैच और हमारे सीनियर के बैच जितने भी लोग थे, बहुत स्ट्रगल करते थे हम लोग। मतलब मुझे लगा कि बीएनए के ज्यादातर ऑफिसर्स हम लोग टच करते थे। लेकिन एक होता ना कि थिएटर, एक तो आपका चेहरा मोड़ा भी नहीं अच्छा, जिस तरह से आज स्कोप है एक्टर बनने का कि बहुत ऑप्शन खुल गया, जैसे सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट, और फिल्में भी अच्छी अच्छी आ गई। उस समय तो नौकर भी बड़े स्मार्ट और बल्ले वाले लिए जाते थे जी, बालाजी गोरे टेलीफिल्म चिट्टे, में। लंबे चौड़े, अच्छे बिल्कुल नैन बिल्कुल वाले। बिल्कुल। जी, तो कुछ दिन मैंने एक्टिंग में स्ट्रगल किया। मुझे एक बहुत अच्छी घटना याद है कि एक बंदा, शक्तिमान की शूटिंग हो रही थी जी, फिल्म सिटी में शायद, उसने बोला आ जाओ एक्टिंग करने के लिए। तो मैं क्या एक्टिंग करने के लिए? मैंने कहा "हाँ, क्या रोल है?" बोला कुछ नहीं, ये चिता जल रही है और उसके पीछे तुमको खड़ा होना। तब मुझे ये नहीं पता था कि जूनियर आर्टिस्ट का हम लोग होता नहीं कि भाई चलो जो मिले हाँ, करो। हाँ, तो हाँ, तो मैं वहां पे खड़ा हो गया। मैंने कहा डायलॉग, बोला कुछ नहीं, बस साइड होके देखना। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। तो उस छोटे से रोल किया तो मतलब घर, शक्तिमान तो बहुत हिट सीरियल था। तो जी। सबके बड़े चचारी विजय आया, विजय आया, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था विजय आया क्या किया। वो तो अब पता चलता है कि जैसे जूनियर आर्टिस्ट साहब बोल देते हैं कि भाई जूनियर आर्टिस्ट आ जाओ और वो काम करो। हाँ, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे मैं एक बेटी का बाप भी बन गया था। तो हुआ कि अभी मुझे कुछ अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि एक होता ना कि मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ कि मुंबई जब आप आइए, थोड़ा अपने आप को कई ऑप्शन समझ के आइए। ठीक है, एक्टर बनने आए हैं तो आपको कुछ और करना चाहिए। तो जब मैंने देख लिया, 2 3 3 साल मैंने एक्टिंग में स्ट्रगल किया, तो बहुत ज्यादा काम मेरा नहीं बन पाया और फैमिली का मेरे ऊपर प्रेशर भी था। तो एक मैं एक स्ट्रगल के दौरान एक ऑफिस गया था, तो वहां पे बोधिसत्व दादा मुझे मिले, जो इलाहाबाद में बहुत अच्छे राइटर हैं और अभी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े राइटर हैं, जो इन्होंने कई हिट सीरियल लिखे हैं, महाभारत और ऐसे कई सीरियल लिखे हैं। तो वो मिले, तो मैं उनको नीचे वेट करता रहा, फिर आए मिले। मैंने बोला दादा मैं इलाहाबाद से हूँ। बोले अरे गुड गुड गुड, बताओ क्या करने है? मैंने कहा दादा मैं एक्टिंग करने आया हूँ। बोले ठीक है, नंबर ले लो, मैं बताता हूँ। बात आई गई हो गया। फिर एक दिन हम लोग स्ट्रगल कर ही रहे थे, चल ही रहा था हमारा स्ट्रगल। उसी बीच उनका फोन आया कि विजय तुम मेरा असिस्टेंट राइटर बन के, एक महाभारत सीरियल है जो संजय खान जी के कंपनी का था और जी टीवी पे आता था, तो करोगे क्या? मैंने कहा था मैं तो एक्टिंग करने आया हूँ, कहाँ राइटर, मुझे बहुत ज्यादा सेंस नहीं है, और महाभारत तो बहुत बड़ा मतलब एक काम है, कैसे कर पाऊंगा? बोले कोई टेंशन नहीं, तू जा और मुझे, मैं हूं ना, कोई प्रॉब्लम होगा तो देख। मैंने कहा ठीक है। मैं उमर गांव में शूट हो रही थी संजय खान जी के सीरियल का, मैं वहां पे गया। अब वहां गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं, चूंकि बड़े बड़े एक्टर, मैं समझ भी नहीं पाया। मतलब निमय वाले तब दुर्योधन बने थे, आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे कई सीरियल में काम किया, और सबका एटीट्यूड कि भाई असिस्टेंट राइटर है तो कुछ बताएगा। तो मुझे कुछ ऐसे प्रश्न उसमें था कि आप उर्दू शब्द नहीं आना चाहिए, वो उसका ध्यान रखना। तो सबने अलग अलग प्रश्न पूछते थे तो मैं जवाब भी देता था। लेकिन मैं उसके बाद फिर मैं महाभारत को पढ़ा। मैं सीरियसली मैंने कहा नहीं, अगर मैं असिस्टेंट राइटर बन के दादा ने भेजा तो मुझे इसको पढ़ना चाहिए। मैंने बहुत गहराई से पढ़ा, जो भी प्रॉब्लम होती थी हमको, मैंने उस सबका जवाब भी देता था। उसी समय ना एक बंदा टीसीआर लिखता था, मुझे पता नहीं था टीसीआर क्या होता है। तो मैं वो बोलता देखता था, मैंने कहा यार ये बंदा अच्छा कर रहा है, इसी को काम में अच्छा है कि बैठो टीसीआर लिखो। और वो सेट पे बंदा भागता था, बातचीत भी करता था। तो मैंने उसको बोला कि टीसीआर क्या होता है? बोले जब डायरेक्टर एक्शन बोले तो लिख लो, और कट बोले तो इंड का समझ लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहां से टीसीआर लिखना सीखा। मैंने कहा मुझे ये काम अच्छा लग रहा है, डायरेक्शन अच्छा लग रहा है, इसी में मैं ना जाऊंगा। फिर जब वो सीरियल खत्म हुआ, फिर वही, क्योंकि हमेशा तो काम होता नहीं बॉम्बे में, तो सबको पता है। फिर कुछ दिन बाद एक मेरा फ्रेंड था दिनेश करके, बोला कि बालाजी में कभी सौतन कभी सहेली सीरियल आता था स्टार प्लस पे, तो जी। वो करोगे क्या? मैंने कहा तुमने कुछ किया? मैंने कहा हाँ, मैंने डिस्चार्ज से, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं वो कॉन्फिडेंस में नहीं था, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया हाँ मुझे सब आता है। तो तो मैंने
वहां गया तो मेरा एक एसोसिएट था, दानिश करके, अजय भट्ट था। तो बोले क्या क्या था टीसीआर, मैंने कहा सब लिख लेता हूँ, टेंशन नहीं है। बोले देखो डायरेक्टर एकता कपूर का भाई है, गौतम सोपती सर थे वहां पे डायरेक्टर थे। मैंने कहा कोई नहीं, टेंशन नहीं, क्योंकि थिएटर का कॉन्फिडेंस था ही, इतने दिन से थे। तो मैं गया तो सर ने बोला ठीक है विजय करो काम। तो मैं वहां काम करते 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 रहा। और बालाजी में एक समय ऐसा है कि मैं ज्यादातर सीरियल करने लगा एज ए असिस्टेंट। मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि जब अपने आप पर किसी का हाथ नहीं होता तो आपका जो मेहनत ही आपको काम देता है। फिर विश्वास नहीं करेंगे करोगे आप कि मैं इतना मेहनत किया वहां पे कि मतलब मैंने फैमिली भी लाया मुंबई में जब थोड़ा पैसे आने लगे। और दिन रात, क्योंकि बालाजी में क्या होता था कि 3-4 यूनिट चलती थी और हम लोग 3-4 दिन घर भी नहीं पहुंचते थे, क्योंकि बालाजी बहुत बड़ा वो था। हाँ, बहुत बहुत काम होता था। लेकिन मैंने बहुत मेहनत से काम किया, मैंने कभी लापरवाही नहीं की, कभी काम चोरी नहीं की। और एक समय ऐसा आया कि मैं सबकी कमजोरी भी बन गया था एक हर डायरेक्टर को कि कोई भी शो हो तो यार विजय को बुलाओ। और मैं ऐसा हो गया था कि कहानी घर घर में मैं असिस्टेंट था, तो किसी शो में होता था कि चलो विजय इस शो को सेट कर दो, फिर तू कहानी घर में आ जा। ऐसा था मेरा, एक समय ऐसा आ गया। करते करते मैंने लगभग 4-5 साल मैंने बालाजी में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। उसी समय एक ख्वाहिश सीरियल आ रहा था जो दुबई में शूट होना था, जो पाकिस्तान चलना था, एयरवाई पे टेलीकास्ट होने वाला था। तो एक हमारे सूरज भाई हैं, बोले कि विजय दुबई चलना है। मैंने कहा मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं, हाँ प्रोसेस में किया लेकिन अभी बना नहीं है, परंतु घर जा 10 दिन में पासपोर्ट बनवा के आया। फिर मैं घर गया किसी तरीके से, फिर लखनऊ करके वो सब पासपोर्ट बन गया। अब चूंकि मेरी फैमिली घर गांव में थी, मतलब मेरे साथ थी मुंबई में। फिर मुझे कहा चलो यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ना पड़ता है, देखते हैं क्या होता है। फिर मैं गया दुबई, एज ए एसोसिएट डायरेक्टर था। लेकिन संजोग ऐसा था कि जब हम इस अपना एयरपोर्ट पहुंचे तो हमारे जो डायरेक्टर जाने वाले थे उनका जो है वो मतलब वीजा कुछ खत्म हो गया था, कुछ प्रॉब्लम थी पासपोर्ट में। तो मैं और एक मेरा साथ का दोस्त था, वो साथ में एसोसिएट थे, स्वप्निल सहाणे। तो हम दोनों गए दुबई सब पूरी टीम के साथ। और पहली बार हमने मतलब बालाजी में हमने डायरेक्ट करते थे, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर हमने ख्वाहिश सीरियल डायरेक्ट किया। फिर डायरेक्टर आते गए, हाँ आते गए जाते गए, वो सब होता था। ये होता था कोई डायरेक्टर नहीं तो हम लोग डायरेक्ट करते। ख्वाहिश का सबसे बड़ा जब मोड़ आया कि जब हम दुबई से इंडिया शिफ्ट हुए और मुझे एज ए डायरेक्टर वो ख्वाहिश शो मिला। क्या बात। और ख्वाहिश हमने लास्ट तक किया। और एक समय ऐसा है कि ख्वाहिश ने वाकई में ख्वाहिश पूरी कर दी। बड़ी खुशी होती है जब आपके ऊपर किसी का हाथ ना हो और आप मेहनत से ही आगे बढ़े, तो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे लिए वाकई में बहुत बड़ी बात, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सच बोलूं कि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं डायरेक्टर बनूं। फिर ख्वाहिश के बाद, ख्वाहिश सीरियल जब इंड हुआ, इसके बाद मुझे लगा कि अब क्या करूंगा। फिर एक समय ऐसा हुआ कि बालाजी में मुझे कई सीरियल मिले, कभी मतलब कयामत आता था स्टार प्लस पे, फिर वो मैंने डायरेक्ट किया। फिर कसम से, फिर कहानी घर घर की। मतलब होता था कि जिस सीरियल में आप एज ए असिस्टेंट काम किए हो, फिर उस सीरियल को आप डायरेक्ट करने लगे। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। और बालाजी में फिर मैंने बड़े अच्छे डायरेक्ट किया, कई ऐसे मतलब लगभग 40 सीरियल और लगभग 3-3.5 हजार एपिसोड डायरेक्ट किए। तो ये मुझे मेहनत के बल पे ही मिलता है। बाकी मैं सच बोलूं तो मेहनत ही मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। बाकी तो स्ट्रगल तो है ही, लाइफ में कभी अंत नहीं है। सर, रंगमंच में निर्देशन और फिल्मों में, टीवी सीरियल में निर्देशन करना, क्या अंतर रहा, क्या अंतर देखते हैं, उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल। देखो थिएटर का, जब तक मैं मुंबई से पहले बीएनए में था कभी थिएटर एज ए डायरेक्ट मैंने नहीं किया था। जब मुंबई में कुछ साल पहले, अभी 2-3 साल पहले, मैंने एक सीरियल, एक नाटक डायरेक्ट किया जिसका नाम था मेरा पति सलमान खान, जिसको हमारे बीएनए के हमारे सीनियर उमेश पांडे दादा ने लिखा था और सारे बीएनए के लोग थे। बहुत बढ़िया। तो सीरियल का डायरेक्शन और अपना रंगमंच का डायरेक्शन में फर्क ये है कि रंगमंच में आपको टाइम मिलता है। आप एक प्ले को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रिहर्सल करके आप उसको करते हो। लेकिन सीरियल में मैं बताता हूं कि कल का टेलीकास्ट आज आप कर रहे हो,
आपको पता भी नहीं होता, सेट पे जाते हो पता भी नहीं क्या करना होता है, सीन आते हैं और आपको बहुत फास्ट काम करना पड़ता है। फास्ट मीन्स है कि आपको करेक्टर भी समझना है, आपको सेट भी देखना कैसा है, लुक भी देखना है, कहीं मूड नहीं जा, आर्टिस्टों का मूड सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो पूरी जिम्मेदारी होती है। तो यही अंतर है कि आपको थिएटर में टाइम मिलता है और सीरियल और फिल्मों में टाइम नहीं मिलता। अब हम यहाँ ये जानना चाहते हैं कि एक रंगमंच पर अभिनय करना और एक ऑन स्क्रीन एक्टिंग करना, क्या अंतर है दोनों में? बिल्कुल, देखो थिएटर में क्या होता है ना कि हम जब थिएटर रंगमंच का कोई प्ले नाटक करते, कोई भी एक्टर करता है तो उसको 1500 लोगों को सुनाना पड़ता है कि ये मतलब होता है कि ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, पूरा लाउड रिएक्शन और लाउड सब कुछ होता है। लेकिन जब आप टीवी सीरियल और फिल्म में होते तो आप बच जाते हो। जैसे हमने वाइड किया तो वाइड में चलो आप सब कुछ आप हाथ हिला सकते हो सब कुछ, लेकिन जब टाइट क्लोज हो तो आप लेफ्ट राइट नहीं जा सकते, जितना ब्लॉक है उतना ही आपको रखना है। दूसरी बात कि हम जब हमारी आवाज जब थिएटर में बहुत तेज होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा साउंड की सुविधाएं नहीं होती जितना, और हमें 1500 लोगों की आवाज पहुंचानी होती है। सीरियल और फिल्म में होता है कि आप धीरे से बोले और कैसे हैं, क्या हाल चाल है, तो आपको इतना स्ट्रांग माइक होता है और आपको तुरंत कैच कर लेता है। तो मुझे लगता है कि थिएटर में थोड़ा लाउड एक्टिंग करनी पड़ती है और फिल्म और सीरियल में थोड़ा नेचुरल एक्टिंग करनी पड़ती है। सर, जब आप कोई सीरियल डायरेक्ट करते हैं तो कौन सी बातों का खास ध्यान रखते हैं, क्या सावधानियां रखनी होती हैं, उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम जब कोई भी स्टोरी करने, जैसे अभी मैं दिल्ली में एक वेब सीरीज और अभी गुड़गांव में क्राइम अलर्ट का शूट कर रहा हूँ जो दंगल का आता है, तो पहले तो हम लोग उसका कि कहाँ की स्टोरी है, कैसा कल्चर है, एक्टर का हाव भाव कैसा होगा और ड्रेस कैसा होगा, लोकेशन कैसा होगा। एक डायरेक्टर के विशेष जिम्मेदारी होती है कि सब चीजों पर ध्यान रखे, क्योंकि जब डायरेक्टर के हाथ में स्क्रिप्ट आती है तो राइटर ने क्या लिखा है, वो जिस विजन से लिखा है डायरेक्टर उसको क्रिएट करके उसको बड़े अच्छे ढंग से शूट करके वो करता है। तो हम टोटली सब चीजों पे ध्यान रखते हैं। सर, ऐसा कहा जाता है कि टीवी सीरियल में या मीडिया में काम करने वालों की अपनी एक लॉबी बन जाती है और जल्दी नए कलाकारों को चांस नहीं मिलता, तो ये बात कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल सत्य है। जैसे मैं तो ज्यादातर सीरियल ही किया हूँ, तो जैसे ऑडिशन होता है, तो ऑडिशन तो आजकल बहुत लोग खोल के रखे हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अब मुझे लगता है सच पूछा जाए तो जैसे कोई भी स्क्रिप्ट आती है कास्टिंग के लिए, अगर हम किसी मीटिंग में बैठे तो हुआ क्या रही इसकी कास्टिंग निकालो इसकी, तो हर लोग अपने जानने वाले को ही बुलाते हैं। जैसे मैं ज्यादातर अपने बीएनए वालों को अपने लोगों को काम देता हूँ, क्यों झूठ बोलूं मैं, कि पहले मेरे दिमाग में आता है कि यार ये रोल है ना, इसको बुला लो। तो लॉबी भी कह सकती हो और एक होता है कि एक अपना लगाव भी होता है। और सबसे बड़ी बात है ना कि आप ना जिस किसी एक्टर के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो तो आपको लगता है कि जैसे मैं एज ए डायरेक्टर, क्या एक्टर बंदा अगर कास्ट हो जाएगा तो काम बहुत अच्छा होगा, उस चीजों को समझेगा बहुत। अगर हम किसी नए एक्टर को ले लेंगे, ठीक है सब लोग नए, हमें नए लोगों से कोई वो तकलीफ नहीं, हम भी नए थे, लेकिन क्या होता है कि परफेक्शन बहुत जरूरी है। आजकल क्या होता है कि सही बात है, लॉबी से लोग जुगाड़ से आ भी जाते हैं और बहुत हम कभी कभी बहुत परेशान भी हो जाते हैं। फिर हम चिल्लाते हैं क्रिएटिव को और प्रोडक्शन को, बोलते हैं भाई कहाँ से कास्टिंग कर दिया। अच्छे ढंग से अच्छी कास्टिंग करते तो यार काम फटाफट हो जाता। और आजकल सच बोलूं तो आजकल के लोग सीखना भी नहीं चाहते, तो आते हैं फटाफट, चलो यार ठीक है सर, लाइन भी नहीं पढ़ते जो फीलिंग के साथ। हमने तो बहुत सीनियर एक्टरों के साथ काम किया है, वो क्या मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि पूछिए मत। वो हंसी मजाक भी करेंगे, साइड में जाकर अपनी तैयारी भी कर लें। तो लॉबी नहीं है, मतलब ये है कि हर आदमी अपने अपने लोगों को मौका देता है। और ऑडिशन सच बोलूं तो पता नहीं, मुझे लगता है ऑडिशन से कभी कास्टिंग बहुत कम होती है कास्टिंग, लेकिन ज्यादातर पहले लोग अपने नाम देते कि यार ये बंदे हमारे बंदे को बुला लो, इसको बुला लो, उसको बुला लो। बाद में फिर जैसे कभी कभी होता है ना कि ऑडिशन का हमने पेपर में दे दिया, फेसबुक कहीं दे दिया, सारे लोग बेचारे मेल कर देते हैं। हाँ। जब हम टेबल पे जाते हैं तो पता चलता है किसी कास्ट, मेरे भाई क्यों फिर यार पेपर में या उसमें दिए फेसबुक पे, जब यही करना था तो अपने लोग बुला तो क्यों दिए। तो ये वो थोड़ा सा है। क्या कभी ऐसा भी हुआ कोई सीरियल डायरेक्ट करते वक्त बहुत उतार चढ़ाव आए हो, चुनौतियां आई हो
और आपने सोचा हो कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जब वो हुआ तो वो होता चला गया? बिल्कुल, मुझे याद है कि एक सीरियल था नियति, सहारा वन पे टेलीकास्ट हुआ था, जो 3.5 साल चला था, 8,500 एपिसोड था। और हाँ, और पहला सीरियल था मेरा एज ए ओपनिंग सीरियल। जैसे हम लोग कभी बीच बीच में डायरेक्टर एक सीरियल कई डायरेक्टर होते, लेकिन मेरा अपना खुद का शो था। और धीरज कुमार जो क्रिएटिव आई के ओनर हैं और बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनका मेरे ऊपर बहुत हाथ था। तो मुझे कुछ पता भी नहीं था कि मैं उस शो कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि विजय तुम नियति कर रहे हो, बहुत बड़ा शो था, बहुत हिट सीरियल था। और जब उस कल्चर के बारे में, उसके डेप्थ की क्या क्या कैसे है, और उस चैलेंज के कि एक बहुत बड़ा सीरियल हमको मिला ओपनिंग करने के लिए, और कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी और कई चैलेंजेस आई। चैलेंजेस आती है, लेकिन ये कि अपने आप से वो मेहनत करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ और निकल जाता है। सर, आप अपने आप को एक निर्देशक के रूप में कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं, और क्या ऐसी वो खास बात है जो आपको लगता है कि एक निर्देशक में होनी चाहिए और जिसकी वजह से आपको एक के बाद एक सीरियल मिलते चले गए, आपका काम कभी नहीं रुका? अच्छा प्रश्न है। जैसे मैं जब असिस्टेंट था ना, तो मैं डायरेक्टर लोगों को, सर अपने कई हमारे बॉस ने देखता था, तो कभी कभी लगता है कि जो बहुत टाइट होता है डायरेक्टर, वो थोड़ा खराब होता है, जो थोड़ा स्वीट होता है बड़ा अच्छा होता है। जो मेरे बारे में ये है कि मैं जब कोई शो पकड़ता हूँ, तो चूंकि मैं चेहरे से और अपने हाव भाव से कहीं से डायरेक्टर लगता नहीं। कोई भी मुझे जब देखता है ना, अच्छा विजय जी आप हैं, अच्छा अच्छा, ओके ओके। अगर काम मेरे साथ एक बार कर लिया ना, तो हमेशा मेरे साथ ही करेगा वो। ऐसा जैसे क्रिएटिव आई बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उनके साथ बहुत काम किया। बालाजी है, उनके साथ मैंने बहुत काम किया एज ए असिस्टेंट, एज ए डायरेक्टर। तो मुझे क्या लगता है कि प्रेशर बहुत होता है। जैसे हम सीरियल के डायरेक्टर हैं, तो एक दिन में आपको 15-20 मिनट 25 मिनट निकालना होता है, लेकिन कैसे आप टैकल करते हो। लोग मुझे बोलते हैं कि विजय जी आप बहुत कूल होकर काम करते हो, पता ही नहीं चलता कब सीन हो जाता है। प्रेशर अपने ऊपर भी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम अगर अपना प्रेशर सामने वाले आर्टिस्ट को दिखाएंगे, तो और काम खराब होगा। क्योंकि एक एक्टर का भी अपना एक इमेज है और अपना एक थॉट है। ठीक है, अगर वो कभी अच्छे से आपकी एक्टिंग नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा, तो आप उसको समझाओ। तो मेरा क्या, मैं बहुत प्यार से समझाता हूँ। मेरा यही एक बहुत बड़ा है कि, और उसकी वजह से, उस व्यवहार की वजह से मुझे निरंतर कुछ न कुछ काम मिलता रहता है। सर, आपका इस बारे में क्या कहना है कि कोई इंस्टीट्यूट किसी कलाकार को बनाने में कितनी मदद करता है, कितनी सहायता मिलती है उसको अपना आगे का काम करने में? बिल्कुल, मैं अगर आज यहाँ पे हूँ, तो भारतेंदु नाट्य अकेडमी का बहुत बड़ा योगदान है कि मैं देखो, एनएसडी हो चाहे बीएनए हो, इंस्टीट्यूट से बहुत फायदा होता है। आपको कई चीज सीखने को मिलती है। आप, मैं वही सबसे बोलना भी चाहूंगा कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं या कुछ भी किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर मीडिया में जाना चाहते हैं, तो आपको थिएटर करना बहुत जरूरी है, साथ में आपको इंस्टीट्यूट में जाना जरूरी है। और आपको बहुत ना, एक जैसे होता है ना कि एक एक्टर को आगे बढ़ने के लिए कोई भी संस्था बहुत बहुत सहयोग करती है। अगर मैं भारतीय नाट्य अकेडमी में अगर पढ़ाई नहीं करता, तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। पढ़ाई किया, लोग मिले, मेरे सीनियर मिले, और हम लोग आज बढ़ते बढ़ते, तो बहुत योगदान है रहता है अपनी संस्था, किसी भी संस्था से अगर आप कोर्स करते हैं या एक्टिंग का डिप्लोमा लेते हैं या एक्टिंग सीखते हैं, तो बहुत बड़ा योगदान। सर, इस बारे में आपका क्या कहना है कि अक्सर कहा जाता है कि थिएटर का स्टूडेंट होकर रंगमंच की शिक्षा लेके सीधा मुंबई चला जाता है और फिल्मों में और टीवी सीरियल के लिए काम में सीधे जाके लग जाता है और रंगमंच को बहुत पीछे छोड़ देता है, फिर रंगमंच से कोई लेना देना नहीं रहता। बिल्कुल सही प्रश्न है, लेकिन क्या है कि आज हमारा रंगमंच, आज इतने वर्ष हो गए, लेकिन किसी ने रंगमंच को व्यवसायिक रूप नहीं दिया। आज क्यों हम बोलते हैं कि थिएटर में कुछ नहीं, और आप कब तक थिएटर में काम करते रहेंगे भाई। फैमिली है, परिवार चलाना है, और सबका सपना होता है कि हम मुंबई में जाके कुछ करेंगे। और सही बात है कि चाहे एनएसडी करने वाले हों चाहे बीएनए करने वाले, सीधे मुंबई ही जाते हैं, क्योंकि वहां पे नाम भी है, पैसा भी है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हर बंदा, जैसे अभी मैं थिएटर करना चाहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि भाई परिवार कैसे चलेगा। तो इस तरीके से अगर कुछ हो जाए ना, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई चलिए
कुछ एक अच्छा पेमेंट मिले, कुछ मिले, तो कोई नहीं जाएगा, क्योंकि थिएटर से अच्छा तो कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ मुझे लगता है कि एक नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए लोग मुंबई जाते हैं और बहुत सफल भी हुए। तो कभी-कभी तकलीफ भी होता है कि यार हमको गवर्नमेंट इतना पैसा देकर और स्कॉलरशिप देकर पढ़ाती है और हम उस थिएटर को आगे नहीं बढ़ा पाए। फिर कभी लगता है कि मजबूरियां जो है आपको उस तरफ खींच ले जाती है और थिएटर से हम दूर हो जाते हैं। सर, आपका ऐसे कलाकारों के लिए क्या सुझाव है जो मीडिया में काम करना चाहते हैं? उन्हें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, मैं एक चीज बहुत अच्छे तरीके से बता देना चाहता हूँ कि चाहे वो थिएटर का आर्टिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, उसको मेहनत करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि किसी एक सांचे में मत बांध के आए। अगर इन केस मुंबई अगर वो एक्टर आना भी चाहता बनने, तो कई फील्ड में, अपनी फील्ड में कई ऐसी चीजें, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर है, डायरेक्शन है, कैमरा है, असिस्टेंट कैमरा है, मेकअप, हेयर, साउंड, ऐसे पचासों काम है। तो मुझे क्या लगता है कि बहुत एक्टर ऐसे होते हैं जो चूंकि थिएटर में अच्छा एक्टर होता तो बहुत घमंड भी हो जाता, जैसे हम लोग को भी बहुत घमंड था कि हम बम्बई जाएंगे तो फाड़ देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि किसी कंफ्यूजन में रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को खुद समझो, अपनी औकात आप समझो। अगर आप दीजिए टाइम, मुझे लगता है कि मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपने को एक बांध दीजिए कि भाई अगर मैं 2-3 साल एक्टिंग देता हूँ, 2-3 साल अगर नहीं होता तो मैं फील्ड चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं भी एक्टर बनने के लिए आया, मैंने फील्ड चेंज करके डायरेक्शन, कोई गलत काम नहीं किया। तो इसी तरीके से आप अपने आप को वक्त दीजिए, आप अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए। मैं बहुत, मेरे ऐसे मित्र हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो बेचारे नहीं, मुझे एक्टिंग ही करनी है, मैं एक्टिंग में ऐसा झंडा गाड़ूंगा कि ठीक है झाड़िए, लेकिन आप देखिए ना, आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, घर का प्रेशर है, सब कुछ है। आप दूसरा भी फील्ड में करिए। जरूरी नहीं कि सारे, अगर इंडस्ट्री सारे थिएटर के आर्टिस्ट और पूरी दुनिया अगर एक्टर ही बनेगी तो बाकी काम कौन करेगा। तो मुझसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आइए, वेलकम है मुंबई, लेकिन आप अपने आप को एक टाइम दीजिए, 2 साल 3 साल, इसके बाद आइए ना, आपके पास रास्ते खुले हैं। लेकिन अपनी औकात समझ कर आइए, अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए, मैं यही कहना चाहूंगा। सर, आपसे बात करके बहुत खुशी मिल रही है और बात करते करते देखिए हम साक्षात्कार के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। सर, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों के प्रोत्साहन से श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी की इस पहल यानी रंग समागम 2020 के संबंध में हम आपके विचार जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होती कि रमेश सर ने इतना अच्छा काम किया और जब से वो डायरेक्टर बने हैं बहुत प्रोग्रेस भी हुआ। मैं पता करता रहता हूँ, चलता भी रहता है। बीच बीच में कुछ चीजें होती हैं, वो हर जगह भी है। हम, मुझे याद है कि जब हम अपने भारतीय नाट्य अकादमी, जब हम बीएनए में थे, उस समय भी डायरेक्टर को लेकर बहुत पंगे हुए थे। तो उसमें सुशील सिंह आए थे एज ए डायरेक्टर। अभी भी बड़े पंगे होते हैं। मुझे लगता है कि किसी विशेष व्यक्ति से नहीं कुछ होना चाहिए। अगर उस गुप्ता जी अगर उस सीट पे बैठे हैं, डायरेक्टर के सीट पे बैठे हैं, जैसे भी, मुझे नहीं, ठीक है, हर आदमी प्रोग्रेस करता है, मांग होनी चाहिए, जो मांग हो रही अच्छी बात है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति से आप मत वो करिए। आप कई साधन और हैं, आप सरकार से, और लोग कर भी रहे हैं, हमारे सीनियर भी कर रहे हैं, सेव बीएनए करके भी लोग बनाए हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो 2-3 साल से मैं गुप्ता जी से के बारे में सुनता हूँ, तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसका वेलकम होना चाहिए। बाकी चीजें तो ठीक है, डायरेक्टर थिएटर का हो और सब कुछ, हम लोग भी चाहते हैं कि बीएनए हमारे आगे बढ़े और अच्छे लोग आए। तो मैं सबके साथ हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुप्ता जी मुझे वर्कशॉप दे रहे हैं और ये दे रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। जो मैंने सुना कि गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रंग समागम भी किए, बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को लाए और यहाँ तक बीएनए के लोगों को लाए, मुझे भी बुलाया, उनका भी धन्यवाद। तो बस यही बोलूंगा कि धन्यवाद गुप्ता जी को, धन्यवाद भारतेंदु नाट्य अकेडमी को जो उन्होंने मुझे बुलाया, और धन्यवाद आप लोगों का। सर, आपने बहुत अच्छी बातें करी और बहुत अच्छे से सारी जानकारियां दी। हम उम्मीद करते हैं सभी सुनने वालों को इससे जरूर लाभ मिलेगा।
आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला। भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद हम भी कहेंगे हमारे सुनने वाले को, और थैंक यू भारतेंदु नाट्य अकादमी जो मुझे बुलाया। धन्यवाद, थैंक यू।